ओके जी, सो लेट्स बिगिन। हमने लास्ट टाइम ये पेपर कर रहे थे जून 21, क्वेश्चन पेपर 2 1 से, समर यानी कि जून 2021, क्वेश्चन पेपर 2, वेरिएंट 1। और इसका हमने एक क्वेश्चन किया था, और वो था आई थिंक इसका इंडक्शन का क्वेश्चन, बस आउट ऑफ जस्ट रैंडमली एक क्वेश्चन पिक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 2 से करेंगे। क्वेश्चन 1 इसलिए नहीं करा रहा, वो वेक्टर्स का है। लिफ्टन वालों ने कर लिया, ऑल्दो दे कैन ट्राई, लिफ्टन वाले कैन ट्राई। और जो पीसीएचएस है वो कल करेंगे। उनको मैंने बता दिया 4 to 5 है कल क्लास। बल्कि मैं जरा उस क्लास का कुछ सोच के बताता हूँ। वैसे 4 to 5 क्लास है, यस। ठीक। ओके नाउ, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। और वो क्या है, बोलो। वो है, आप पढ़ लें एक दफ़ा। जी हमजा, मैसेज शो हो रहा है, मैसेज शो हो रहा है। और ठीक है, आज सबके मैसेज शो हो रहे हैं। मेरे ख्याल से उसके ऊपर डिपेंड करता है एक्सेप्ट कौन सी डिवाइस से। आज मैंने सबको एक डिवाइस से एक्सेप्ट किया। ऑलराइट जी, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तो यार ये क्वेश्चन है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। ऑलराइट। और अगर आप इसमें नोटिस करो तो द फिगर शोज अ हॉलो मेटल क्यूब फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर। सो मेटल क्यूब कौन है भाई? लेफ्ट पे लेबल्ड हुआ है, ये रहा मेटल क्यूब। इसके अंदर बॉइलिंग वाटर है, बहुत हाई टेम्परेचर पे। और हमें पता है हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, बिकॉज बाहर का टेम्परेचर लो टेम्परेचर होगा क्योंकि वो रूम टेम्परेचर है। ठीक है, दिस इज एट हाई टेम्परेचर, और बाहर का टेम्परेचर लो होना है। एंड हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। Okay, the temperature of four vertical faces are equal, but each surface has a different color or texture. कह रहा है ये जो चारों फेसेस हैं, 1 2 3, इसी तरह सॉरी वर्टिकल की बात हो रही है तो इसको तो मैं काउंट नहीं करूंगा। जो चार वर्टिकल फेसेस हैं, इनमें से कौन सी होंगी? दो इस तरह की हैं, राइट एंड लेफ्ट। दो इस तरह की हैं, बॉटम एंड फ्रंट एंड बैक। ये चारों जो वर्टिकल फेसेस हैं, इन सब के कलर्स अलग हैं, टेक्सचर अलग है, सबका टेम्परेचर सेम। फिर कह रहा है थर्मल रेडिएशन सेंसर इज प्लेस्ड द डिस्टेंस सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच सरफेस एंड द मीटर रीडिंग मेजर्स द रेडिएशन। ये एक बेसिकली रीडिंग डिटेक्टर है, थर्मल रेडिएशन की रीडिंग जो होती है उसका डिटेक्टर। सबसे पहले तो मुझे कौन बता रहा है कि जो हीट फ्लो करती है थ्रू रेडिएशन, जो थर्मल रेडिएशन है, इसको एग्जामिनर ने थर्मल रेडिएशन बोला है, उसका नाम किसको पता है? जी भाई, हु नोज द नेम ऑफ दिस थर्मल रेडिएशन? ये 2 मार्क के लिए भी आता है, 1 मार्क के लिए भी आता है। हु नोज द नेम? Who knows the name of thermal radiations? Yes, correct answer, Rafik. Yes. और किसी को पता है? हमजा, करेक्ट आंसर। द नेम इज इंफ्रारेड। ये दो बच्चों ने आंसर किया। इंफ्रारेड रेडिएशन नाम होता है। ठीक है, इंफ्रारेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रिमेंबर, माइक्रोवेव इज नॉट एक्चुअली हीटिंग वेव। इंफ्रारेड ए करेक्ट फन। नाउ अब ये बाहर जो है वो उसका समझ लो आईआर डिटेक्टर है, इंफ्रारेड डिटेक्टर है। और सवाल ये है कि ओके, the results are shown. Draw a line linking. Can I draw a line linking each type of surface with appropriate meter reading? One line has been drawn for you. हमारे लिए एक लाइन बना के कौन सी दी हुई है यार? जो शाइनी सरफेस है वहां से रीडिंग 80 आ रही है। अच्छा, बिफोर बिफोर वी डू दिस, वी नीड टू recap. What do we need to recap from this chapter is this. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ recap. क्या recap है? सुने, recap है कि यार जो वाइट है, वाइट या सिल्वर, और टेक्सचर कैसा? स्मूथ एंड शाइनी। ये जो सारे टर्म्स हैं या प्रोवर्ब्स जो भी कह लो, ये सारे हैं गुड रिफ्लेक्टर्स। दे आर ऑल गुड रिफ्लेक्टर्स। आपके पास नोट में लिखे हुए हैं गुड रिफ्लेक्टर्स। और यू कैन से गुड रिफ्लेक्टर भी बोल सकते हैं, यानी कि सरफेस से टकरा के वापस यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं और अंदर नहीं आने देते, रेडिएशन को अंदर नहीं आने देते। आई कैन से पुअर पुअर एब्जॉर्बर्स। रिफ्लेक्ट अच्छा करते हैं
एब्जॉर्ब बुरा करते हैं, दोनों चीजें बोल सकते हैं, ठीक है, गुड रिफ्लेक्टर्स और पुअर एब्जॉर्बर। अच्छा, इनके ऑपोजिट जो ब्लैक सरफेसेस है उसके साथ डल, रफ, ये सारी क्या होती हैं? दे आर ऑल गुड एमिटर्स एंड गुड एब्जॉर्बर्स, दोनों बोल सकते हैं। गुड एमिटर्स भी होते हैं, गुड एब्जॉर्बर्स भी होते हैं, ठीक, डिपेंड करता है सिचुएशन। चलो, अब यहाँ पर अब मैं जरा एक सेकेंड लोगों को एडमिट कर लूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एमिशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। बैड कंडक्टर नहीं बोलेंगे। सुन ले फातिमा, ये स्टेटमेंट गलत है। वी कैन नॉट से ब्लैक और डल आर बैड कंडक्टर्स। सही, कंडक्शन का इससे ताल्लुक नहीं है कलर का, वो है एब्जॉर्बर्स बोल सकते हैं। दे आर बैड एब्जॉर्बर्स एंड sorry, they are good absorbers and good emitters. So we cannot say conductors. Conduction का ताल्लुक कुछ और, conduction is solids के अंदर। चलो जी, मूविंग ऑन। तो आई होप ये रिकैप सबको याद है। अच्छा, यहाँ पर हो क्या है? यहाँ पे हाई टेम्परेचर अंदर है, बाहर लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे रेज एमिट होना चाह रही है, राइट, या एमिट होना चाह रही है या एब्जॉर्ब होना चाह रही है? तो यहाँ पे रेज, जी मैसेज आ रहा है बिल्कुल, अब करा के यहाँ पे रेज क्या होना चाह रही है? एमिट होना चाह रही है, बिकॉज रेज फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो यहाँ पे रेज एमिट होने की कोशिश करें, ऑलराइट। अगर बाहर हाई टेम्परेचर होता और अंदर लो टेम्परेचर होता तो रेज एब्जॉर्ब होने की कोशिश करती, कोशिश होता कि नहीं वो डिपेंड करता कलर और टेक्सचर पे। सो आई होप सबको ये पता है, अंदर बॉइलिंग वाटर है। वाह, वेरी नाइस। 15 मिनट लेट आए और फिर बोले रिकैप। बेटा रिकैप ही चल रहा है वैसे, रिकैप ही चल रहा है। तो सुनो आप, और वैसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। और प्लीज कोशिश करो सब टाइम पर आओ, क्योंकि मुझे 12 बजे एग्जैक्ट खत्म करनी है। ओके, ओके दीदी। अच्छा, तो यार देखो, ये हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर है, रेडिएशंस बाहर निकलना चाहेंगी। 4 वर्टिकल फेसेस हैं और चारों के अलग अलग कलर्स हैं और टेक्सचर्स हैं, सही। अच्छा, जो एक फेस जो कि शाइनी ब्लैक है, अच्छा शाइनी ब्लैक अच्छी चीज तो थी कि नहीं? बिल्कुल एक्सट्रीम इनमें कौन कौन है? तो डल एंड ब्लैक एक एक्सट्रीम है, सही, एक एक्सट्रीम है डल एंड ब्लैक, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या बनाती हैं? इसको बनाती हैं बेस्ट एमिटर। ये दोनों प्रॉपर्टीज बेस्ट एमिटर की हो, डल भी हो और ब्लैक कलर भी हो, यानी कि टेक्सचर डल हो और कलर ब्लैक हो, तो क्या बात, सोने पे सुहागा, इसको ठीक, बेस्ट एमिटर। और दूसरा एक्सट्रीम कौन है? दूसरा एक्सट्रीम कौन है, कौन बता सकता है? मैंने यहाँ भी रिकैप दिया है, टॉप राइट पे जाके चीटिंग करनी। दूसरा एक्सट्रीम कौन है, कौन बता रहा है? जी भाई। शाइनी ब्लैक, नो अमीन, नो 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 नो। डल एंड डल ब्लैक, शाइनी के साथ, शाइनी इज अ गुड रिफ्लेक्टर। शाइनी वाइट, यस, शाइनी एंड वाइट या शाइनी एंड सिल्वर, दोनों वाइट के साथ सिल्वर का भी उसके साथ है। शाइनी एंड वाइट इज द अदर एक्सट्रीम, दिस इज गोइंग टू बी द गुड रिफ्लेक्टर। ये इनमें से गुड क्या बोले, बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है? जो सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि इसमें जो दोनों खुशखुशियात, ये भी रिफ्लेक्टर है, ये भी रिफ्लेक्टर। is electromagnetic radiation different from, no, infrared is an electromagnetic radiation that has heating quality. ये इंफ्रारेड वही इंफ्रारेड है जो ईएम स्पेक्ट्रम में पड़ते हैं, ठीक है। सो ये दोनों कॉम्बिनेशंस मेक बेस्ट रिफ्लेक्टर, ये दोनों कॉम्बिनेशन मेक बेस्ट एमिटर, ये उनके बीच में कहीं, ठीक है। तो देखो शाइनी ब्लैक 80 निकला, हालांकि ये बेस्ट एमिटर भी नहीं, अभी तो ये बेस्ट एमिटर भी नहीं, तो बेस्ट एमिटर क्या होगा? डल ब्लैक। ये 80 से ज्यादा निकालना चाहिए या कम निकालना चाहिए? Shiny black, which is not such a good emitter. It's a good emitter, but not best emitter. Dull, dull black is even better than this in emitting radiation. इसका मतलब डल ब्लैक की रीडिंग क्या होनी चाहिए? डल एंड ब्लैक की रीडिंग होनी चाहिए 100। अग्रीड और नॉट? डल एंड ब्लैक की रीडिंग क्या होनी चाहिए? 100। Because dull and black is a better radiator. It's a better radiator as compared to shiny black. अगर shiny black की रेडिएशन निकल रही है 80, तो डल ब्लैक से कितनी निकलेगी? मोर देन 8, मोर देन।
अब ये वैल्यू कहाँ से आई, वी डू नॉट नीड टू नो। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे सिलेबस। बस हमें ये पता है अगर 80 यहाँ से निकल रही है, तो अगर डल एंड ब्लैक इज अ बेटर एमिटर एज कम्पेयर टू शाइनी ब्लैक, सो इट शुड एमिट मोर देन 80। अच्छा, सबसे कम रेडिएशन कहाँ से एमिट होनी चाहिए, जो कि पुअर एमिटर, पुअर एमिटर, गुड रिफ्लेक्टर, पुअर एमिटर, कौन है वो? पुअरेस्ट, आई कैन से पुअरेस्ट एमिटर वो कौन है? शाइनी व्हाइट। सबसे कम रीडिंग किसकी होनी चाहिए? शाइनी व्हाइट की सबसे कम होनी चाहिए, शाइनी व्हाइट की सबसे कम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, सबसे कम किसकी होगी? शाइनी व्हाइट। ओके, अब एक ही बच गया, वो इन सब के बीच में होगा, और वो कौन है? डल एंड व्हाइट। तो दैट इज, आई होप इट इज, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्सट्रीम्स पता होना चाहिए। डल ब्लैक इज वन एक्सट्रीम, शाइनी वाइट इज वन एक्सट्रीम। डल ब्लैक जो है वो बेस्ट एमिटर है, तो सबसे ज्यादा रीडिंग इसको एमिट करनी चाहिए थी। और शाइनी पुअरेस्ट एमिटर, वो सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, बाहर ही नहीं जाने देगा। तो जो सरफेस, जो वॉल शाइनी एंड व्हाइट कलर थी, उससे रीडिंग सबसे कम निकलेगी, तो वो 40 है। फिर बीच में एक ही बच गया, वो डल व्हाइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग जरा, पढ़ सकते हैं। प्लीज रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो, the hard surfaces produce a convection current. Remember convection current density change की वजह से, डेंसिटी चेंज की वजह से जो है वो क्या होता था, हॉट एयर राइज करती थी और लेस डेंस होती थी वगैरह। So hot surface produces a convection current in the air outside the metal tube despite, ये टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं किया सवाल। तो उसने बोला यार ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है, इसको समझा रहा हूँ एक दफा वापस से कन्वेक्शन का। देखो एयरली करने का फायदा ये है कि अलग अलग टॉपिक्स की छोटी छोटी चीजें समझ आती रहती हैं, ठीक। सो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ट्यूब के ऊपर, वो जब हीट गेन करेंगे, हीट गेन करने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर यानी कि हीट गेन करेंगे, हीट गेन करने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो ये एक्सपैंड हो जाए। अच्छा, क्या एक्सपैंड होगा? कैन आई से हीट गेन करके मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एक्सपैंड हो जाते हैं, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हम्म, कौन बता? कैन आई से द मॉलिक्यूल्स गेन हीट एंड एक्सपैंड? ओके सर, Rafe, Amin, and Ryan, all of them agree. ये वो agree thermal. Okay, Fatma does not agree too much on also feeling. So only one of you is correct, and that's Fatma. Beta, molecules expand नहीं हो, we cannot say that molecules expand. Molecules never, जब मैंने thermal पढ़ाया था तो बताया था molecules never expand. Right? Who expands? We can say the air expands. Now this is correct. Correct. Molecules do not expand. बट व्हाट कैन वी से अबाउट मॉलिक्यूल? कैन से अगर मॉलिक्यूल्स का वर्ड लिख लिया है और आपके पास वाइट नहीं है, जाना नहीं चाहता, मॉलिक्यूल्स ऑफ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, when they move away from each other we can say the gas expand। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का अपना साइज नहीं बढ़ जाता, एटम्स का अपना साइज नहीं बढ़ जाता, इन इन इनका मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है गैस का, तो डेंसिटी का फॉर्मूला किस किस को पता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी होता है मास अपॉन, अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। जब डेंसिटी कम हो जाती है, लेस डेंस चीजें क्या करती हैं? राइज करती है, राइज करती है, तो उनकी जगह कौन ले लेता है? दूसरे एयर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, फिर वो हीट गेन करके वो ऊपर जाते हैं। जब तक ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ठंडे होके सिंक कर जाते होंगे, क्योंकि वो मोर डेंस हो जाते होंगे, है ना। ऊपर वाली एयर मोर डेंस हो जाती है बिकॉज वो कोल्ड हो जाती है। ये समरी ये है, समरी सुन लो। एक तो ये बात पहले रख लो, हॉट एयर या हॉट फ्लूइड वट एवर इट इज, हॉट एयर, हॉट फ्लूइड, हॉट लिक्विड राइजेस अप, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका ऑपोजिट कोल्ड एयर या कोल्ड फ्लूइड
सिंक्स। ठीक है। और एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरी क्या बात है? एक तो हॉट एयर राइजेस, एक है कोल्ड एयर, या जो फ्लूइड है। तो व्हाई हॉट एयर राइजेस? बिकॉज हॉट एयर इज लेस डेंस, बिकॉज हॉट एयर एक्सपैंड। चलो अब मैं इस क्वेश्चन पे आया, तो उसका आंसर क्या है भाई? तो हम क्या लिखेंगे? द एयर above की जो metal की gains heat, वही टिपिकल नोट्स में आपको मिलेगा, gains heat, expand। सी मैंने एयर का वर्ड यूज किया है तो मैं expand बोल सकता हूँ। एयर का वर्ड यूज किया है तो मैं expand बोल सकता हूँ। ठीक है। become less dense and rises up। ठीक है। एक तो ये होता है। लेस डेंस इज लाइट वेट, यस, यू कैन से दैट। इट राइजेस अप। अच्छा, उसके बाद जो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर एट द टॉप, at the top, that is more dense, that is denser, you can say, since the process repeats and convection current is set up. This is the typical answer from your notes. Okay? No additions required. So I'm moving on to the next question. Question number 3. A hot steel rod is cooled by plunging it into cold water. एक हॉट स्टील का रॉड है, इसको हम क्या कर रहे हैं? कोल्ड वाटर में डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर होगी। कहाँ से होगी भाई? स्टील रॉड हॉट है, जब टेम्परेचर ज्यादा है, और कोल्ड वाटर, और वाटर को बोला ही कोल्ड है, तो वाटर का टेम्परेचर कम। तो क्या होगा भाई? हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? फ्रॉम स्टील रॉड टू वाटर फ्लो करेगी। कैसे हीट फ्लो करती है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। हीट एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऑलराइट, जी, ठीक है। वैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ तो कोई चार्ट नहीं है किसी की। क्या बात है, यहाँ कोई। ओके, समझ आ गया इसका मतलब, दूसरी डिवाइस से ही एक्सेप्ट करें। ओके। तो यार हीट, अच्छा हीट एनर्जी जो फ्लो करती है, मैं जरा सा रिकैप करा देता हूँ। उसके दो फॉर्मूले होते थे लास्ट ईयर तक, इस साल तो अब एक ही है। हीट एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है? एम सी डेल्टा टी। पहले होता था ई को एम एल, अब उसकी कैलकुलेशन नहीं रही सिलेबस में भाई, तो वही तो डिफिकल्ट पार्ट, अब तो वो नहीं। तो इसमें कौन कौन क्या है? M is the mass of substance, C is the specific heat capacity, and delta T is basically the change in temperature, and E is basically what? Heat energy. इसको लोग Q से भी डिनोट करते हैं, E को, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। चलो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या डेटा। स्टील रॉड का मास दिया हुआ है, एक M गिवन है जी, M गिवन है, स्टील रॉड का मास गिवन है। और क्या गिवन है? इट इज इनिशिएटेड टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है। कूल्स टू दिस, ये फाइनल टेम्परेचर है, तो डेल्टा टी आ जाएगा आपके पास व्हेन प्लेस इन वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील गिवन है। तो नोटिस करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर किलोग्राम में है, तो मास को भी किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए, राइट? ओके, कैलकुलेट द हीट लॉस्ट बाय द स्टील रॉड। हीट लॉस्ट के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा, E इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा, आप क्या करना है? मास कितना था है यहाँ पे भाई? मास है 2 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 4। अच्छा, यूनिट्स के साथ डाल दो ताकि आपको समझ में आए। 2 × 460 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। क्या डालेंगे भाई? डेल्टा टी है 500 और 50। अब जो बच्चे बिल्कुल करेक्ट है कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, वो क्या करेंगे? करेंगे 50 - 500। अब देखो मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ, ये था किलोग्राम्स, ये था जूल्स पर किलोग्राम,
डिग्री सेल्सियस और ये है डिग्री सेल्सियस। क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, आज हम देख लेते हैं। कैंसिल हो रहा है, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, डिग्री सेल्सियस डिग्री, यानी कि कन्वर्जन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 460 मल्टीप्लाई बाय -450। अच्छा, मैं ये माइनस करने का बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, एडवोकेट नहीं हूँ कि आप इसको माइनस लो। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है, लेट्स से ये आंसर आपका माइनस में आ जाए, ये माइनस क्या शो करेगा, जैसे मोमेंटम हमने अभी पढ़ा, मोमेंटम का नेगेटिव क्या शो करता है, फोर्स का नेगेटिव तो और वेलोसिटी का नेगेटिव शो करता है डायरेक्शन। एनर्जी और मोमेंटम का नेगेटिव क्या शो करता है, कौन बता सकता है, व्हाट डज दिस नेगेटिव वुड शो अस? दिस वुड ओनली शो दैट इट्स अ लॉस इन एनर्जी। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहते हैं, जो कि टेक्निकली तरीका है, तो उससे आपका आंसर ही आएगा, लेकिन ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सही है, बिकॉज आप ऑलरेडी लॉस ही फाइंड कर, तो लॉस बोल दिया एक दफा, माइनस लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, सो यू शुड नॉट राइट माइनस। चलो अब जरा कर लो इसको। तो कितना आंसर आएगा भाई, 450 इंटू 460 इंटू 2, सो वी शुड गेट सम आंसर विच इज राउंडिंग ऑफ, अगर इसको दो में राउंड ऑफ कर सके, गेट 4.1 10 to the power 5, लेकिन if you do not get joules, we get only one. Oh, we get 2 marks for this one. Joules उतना is extremely important. ठीक है, और यहाँ सारी चीजें वन वन सिग्निफिकेंट में, मैक्सिमम दो में है और वन में है, तो यहाँ पे हम दो में ही राउंड ऑफ करें। ठीक, ओके, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। देखो ये भी, इसको तीन में भी कर लेते तो भी सही होता, कोई इशू नहीं। मूविंग ऑन, अ स्मॉल mass of water boils when the rod is placed in water। अच्छा, यहाँ पे क्या, A small mass of water boils when the rod is placed in water। कह रहे हैं जब रॉड को हम पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, कुछ वाटर बॉईल हो जाता है, रिमेनिंग वाटर पे कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर एंड सम ऑफ इट इवेपोरेट्स। एक सेकंड पहले मैं जरा कोई क्वेश्चन देखूं। यस, यू गाइस आर राइट। ठीक है, रेयान समझ में आ गया, पॉजिटिव वाला चक्कर क्या आंसर है, तो मैं बता दूं। कह रहे इन बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप इनटू एयर। तो भाई याद है इवेपोरेशन और बॉइलिंग के डिफरेंसेस पढ़े थे, आई थिंक यहाँ बता दें। तो स्टेट वन वे इन विच बॉइलिंग इज डिफरेंट, हमने इसके नोट्स अगर आप देखोगे तो यू फाइंड थ्री डिफरेंसेस रिटन। हमने तीन डिफरेंसेस लिखे थे, उसमें से आप कोई भी यहाँ पे लिख लें, जैसे कि एक इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होता है और किस में ड्रॉप होता है। इवेपोरेशन के बाद टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, इसका रीजन ये है कि जब आप मुंह धोते हैं भले नॉर्मल पानी से, तो आपको ठंड फील होती है। घर में मैंने पोछे की एग्जाम्पल दी थी, पोछा लगता है तो क्या होता है, भले नॉर्मल टैप वाटर से पोछा लगता है, लेकिन पोछा लगने के बाद जमीन ठंडी हो जाती है कि नहीं, बिकॉज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। हालांकि कोई फ्रिज के पानी से तो पोछा नहीं लगा, टैप वाटर से लगा है। लेकिन जैसे ही वो पानी इवेपोरेट होता है जमीन के ऊपर से, जमीन ठंडी हो जाती है, बिकॉज इवेपोरेशन टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड absorbs that heat, it converts into latent heat and it evaporates, so heat जो है वो लॉस्ट हो जाती है ग्राउंड। सेम गोज कि आप जो है मुंह पे पानी मारते हैं वगैरह, तो वो जब इवेपोरेट होता है यू फील कूल। ओके, तो एक तो ये फर्क है कि टेम्परेचर ड्रॉप्स इन इवेपोरेशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट बॉइलिंग। दूसरा, थ्रू आउट प्रोसेस, थ्रू आउट लिक्विड में बॉइलिंग होता है, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होता है, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाती है। बॉइलिंग का ताल्लुक सरफेस एरिया से नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा और क्या पता है, दो ये पॉइंट्स, सरफेस प्रोसेस थ्रू आउट लिक्विड और द कांस्टेंट और फिक्स्ड, इस तरह की कोई दो तीन पॉइंट्स है, सही। तो हम यहाँ दो लिख लेते हैं भाई, एक क्या लिख लो, बॉइलिंग occurs at, बॉइलिंग जो है occurs at fixed temperature only, while evaporation occurs at all temperature। सही, रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होती है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन पानी बॉयल सिर्फ 100 पे होता है अगर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, ठीक है। दूसरे रीजन मैंने वर्बली आपको बता दिया।
कि इवेपोरेशन में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, बॉइलिंग हो तब तक होती है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। तीसरा, बॉइलिंग इज थ्रू आउट प्रोसेस, इवेपोरेशन इज अ सरफेस प्रोसेस। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस एज द वाटर। क्या है, जैसे जैसे पानी ठंडा होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब हर एक सेकंड में जो हीट लॉस हो रही थी शुरू में ज्यादा होती, बाद में कम। तो मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दूंगा, बिकॉज आई सीन दिस इज वेरी रेयरली अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स, या ये नहीं पता होता, हालांकि आसान पॉइंट है। क्या पॉइंट है सुनना। ये एक बॉडी है और ये इसका टेम्परेचर है कोई 80 डिग्री सेल्सियस, और ये उसी रूम में एक और बॉडी है, सही आइडेंटिकल बॉडी है बस, तो उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे भी हीट बाहर फ्लो कर रही होगी रूम में, सेम रूम में सेम आउटसाइड टेम्परेचर है दोनों की, इससे भी टेम्परेचर हीट बाहर फ्लो कर रही होगी, राइट हीट, और यहाँ से भी बाहर फ्लो कर रही है। हर एक सेकंड में कौन ज्यादा जूल्स की हीट निकालना होगा, हर एक सेकंड में कौन ज्यादा जूल्स की हीट निकालना होगा, उसको पावर भी बोल सकते हैं, राइट। हर एक सेकंड में कौन ज्यादा हीट निकालना होगा, क्या लगता है। अमीन कह रहे हैं 60, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 80। ठीक है। अच्छा फातिमा, आप क्या करिए, बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, बेटा हमें रीजन नहीं देना होता फातिमा, लेकिन अगर हम रीजन नहीं देना होता। यस, तो थैंक यू अमीन फॉर हेल्पिंग एवरीबॉडी। इट्स 80 डिग्री सेल्सियस, ओके। अच्छा, उसका क्या रीजन है, देखो ग्रेड, इसका इसका कहीं पे आप लोग नोट लिख लें अपने अपने पास। ये मेरे नोट्स में ये वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि काफी अंडरस्टूड है, कह लो या मुझसे मिस हो गया, एक नोट लिख लो। नोट ये होना चाहिए, ग्रेट, ऐसा ही इसके बारे में कभी कभार ही एग्जाम में जानने की कोशिश करते हैं। ग्रेटर द, और ये कॉमन सेंस भी आई थिंक बहुत से बच्चों के लिए, ग्रेटर द टेम्परेचर डिफ, राइट, ग्रेटर द हीट ट्रांसफर पर सेकेंड, द ग्रेटर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यू कैन। तो आप मुझे खुद बताओ, अब मुझे खुद बताओ, अगर आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ में आ गई, मैं इसको जरा इरेज कर, या हाँ इसको इरेज कर, कंसिडर करो, एक आपने चाय को अभी अभी माइक्रोवेव में गर्म करके रखा है, तो चाय का कप कर देते हैं, चाय का कप है, अभी अभी आप माइक्रोवेव में गर्म करके आए और 0 सेकेंड्स के ऊपर, अभी इसका टेम्परेचर कितना है चाय का, 80 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ी देर गुजर गई, थोड़ी देर गुजर गई, और ये जो हो गया, यही चाय का कप है, अब इसका टेम्परेचर कम हो गया होगा क्यों, कितना हो गया होगा, थोड़ी देर के बाद 70 डिग्री हो गया। क्या लग रहा है कि शुरू में ज्यादा हीट लॉस हो रही थी हर सेकंड में, या बाद में ज्यादा हीट लॉस हो रही थी। शुरू में ज्यादा हीट लॉस हुई, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 25 है, शुरू में ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, इतनी कॉमन सेंस की बात। अब इसी बात को सोचते हुए बताओ, यानी कि जिस तरह टाइम गुजरता रहता है, इसका टेम्परेचर कम होता है, फिर हो जाएगा इसका टेम्परेचर 60। अब हीट हीट जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो और कम हो जाएगा, एक वक्त आएगा 25 पे आ जाएगी चाय, अगर आप भूल जाए पीना, जैसे अक्सर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ काफी होता है। अच्छा, सारा मैं रिपीट कर देता हूँ। मुझे पहले, चलो मैं रिवर्स आता हूँ तो उसको समझ में आता है। अगर चाय भी 25 पर है और बाहर भी 25 है, क्या हीट ट्रांसफर होगी, नहीं, नो नेट ट्रांसफर ऑफ, बिकॉज हीट ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, डू यू अग्री। हीट हीट ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, राइट। अगर कोई दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे हो, अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पर हो, उसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज अ टर्म फॉर दैट, आइसोथर्मल। ये A2 में काफी पूछा था, तो व्हाट इज मेंट बाय आइसोथर्मल या आइसोथर्मल बॉडीज, तो आप बोलते हैं बॉडीज विच आर एट सेम टेम्परेचर सच एंड देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ हीट, बॉडीज दैट आर एट सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोथर्मल। आइसो का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में शायद आपने सुना ये वर्ड, बल्कि फिजिक्स में भी सुना है, कहाँ पे, आइसोटोप, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, सेम प्रोटॉन नंबर, राइट, ये आइसोटोप से निकला है ना जी, तो कह सकते हैं
सही, तो देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, सो आई वाज सेइंग, हाँ, अब मैं इसका टेम्परेचर अगर 25 से बढ़ा के कर दूं 27, नाउ देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम चाय टू सराउंडिंग। ओके, इफ अगर मैं इसका टेम्परेचर 27 के बजाय 37 कर दूं, अब पहले अगर 1 सेकंड में 5 जूल्स हीट निकलती थी, ट्रांसफर होती थी, अब हर 1 सेकंड में मोर देन 5, या मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ, 18 जूल्स निकल रही होगी। सारा, डू यू गेट? So the point was, greater the temperature difference, greater the heat transferred in every second. आगे लिख लो, per second. So अगर आप कभी भी चाय गर्म की है और वो 80 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ज्यादा हीट लॉस हो रही होगी कप में से, एज कम्पेयर टू 5 मिनट के बाद जब उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका होगा। अब भी हीट तो लॉस हो रही है, मगर हर सेकंड में उतनी नहीं हो रही जितनी पहले थी। आई होप इट इज क्लियर। चलो, अब मैंने काफी ज्यादा लंबी कर, एज यूजुअल। अब मैं आ रहा हूँ उस क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस एज द वाटर कूल्स। अब आप, आई होप इस बात इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं। कह रहा है भाई, रेट ऑफ, पहले ज्यादा पानी इवेपोरेट होता था और अब कम हो रहा है क्योंकि अब पानी ठंडा हो चुका है। एक्सप्लेन व्हाई ऐसा, लेकिन आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में यूज करके कुछ बोलना। आई होप ये बात सब समझ पा रहे हैं कि यार जैसे जैसे पानी ठंडा हो रहा है, तो रेट ऑफ, पहले पहले अगर ज्यादा पानी इवेपोरेट होता था, अब कम पानी इवेपोरेट हो रहा है हर 1 सेकंड। रेट इसको बोलते हैं। तो उसका क्या रीजन है, हमें ये बताना। ठीक है, तो आपको किस, डू वी ऑल नो कि इवेपोरेशन होती किसकी वजह से? इवेपोरेशन में होता क्या है? कैन वी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन? यस वी कैन। इवेपोरेशन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, स्केप कर जाते हैं सरफेस, राइट। ये देखो, मैं यहाँ पे एक और दफा इवेपोरेशन के बारे में बता देता हूँ। इवेपोरेशन में क्या होता है, सुनना जरा गौर से। सबसे ज्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं? सरफेस पे होते हैं। क्यों? लेट्स से आपने इसको यहाँ से हीट किया, इसकी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर से होता है। इस लेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो ऊपर वालों से टकराएंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, इनकी वापस से सेटल हो जाएगी जो पहले थी, फिर वो ऊपर वालों से टकराएंगे, और इनकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी, ऊपर वालों को एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जो टॉप लेयर है, उनके ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है अपनी एनर्जी देने को। सो वेयर विल यू फाइंड द हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स आपको कौन सी लेयर में मिलेंगे? टॉप लेयर में, बॉटम लेयर में, मिडिल लेयर में, कहाँ मिलेंगे? टॉप top layer is the highest energy. Now when this kinetic, if the kinetic energy is enough, when you have provided enough kinetic, what happens? These molecules using that energy escape into surrounding. This process is called evaporation. See? And this answer is in terms of molecules. Okay. What, explain evaporation in terms of molecules? So your answer will be, they, when molecules of liquid gain energy, they gain heat, their kinetic energy increases, and when the top layer has gained enough kinetic energy, they escape into the surrounding. This is called evaporation. Now, अब शुरू में टेम्परेचर ज्यादा था, तो ज्यादा इवेपोरेशन होती थी। जैसे ही वाटर कूल हो गया, इसका टेम्परेचर कम हो गया, तो इवेपोरेशन कम हो गई। आपको एक्सप्लेन करना है why. So using ideas about why temperature, when temperature drops, ये आपको एक्सप्लेन करना है। When temperature drops, evaporation drops. उसका रीजन मॉलिक्यूल्स के टॉमिक में बताया। आप क्या बोलेंगे, सुनो। आप बोलेंगे यार, टेम्परेचर का सर ने काफी 500 दफा बताया। तीन तीन चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, टेम्परेचर, के ई, एंड स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिमेंबर। सो सर, अगर हमें पता है तो हम बोलेंगे यार, क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई होगी। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई होगी, तो fewer molecules would have enough energy to escape, right? पहले से टेम्परेचर ज्यादा था, मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, तो वो ज्यादा escape होते थे। टेम्परेचर कम होने की वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, कुछ के पास ज्यादा है, कुछ के पास बहुत कम है।
उसकी वजह से क्या होगा, फ्यूअर एयर मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू, सो दिस इज द, इसको हम ट्रेस कर लेते हैं, लिख लें एज टेम्परेचर ड्रॉप्स द एवरेज काइनेट, आप पूरा लिखिएगा, मैं के लिख रहा हूँ, ऑफ मॉलिक्यूल decreases, right? Average kinetic energy of molecules decreases. Hence, fewer molecules of water are able to escape to surrounding the atmosphere. ठीक है? Fewer are able to now, fewer have enough energy to escape to the surrounding. पहले काफी सारों के पास होती थी, अब कुछ के पास, because temperature drop तो मतलब average kinetic energy drop. Okay, that was from thermal. Let's move on to question number 4. और वो क्या है, इट्स अ क्वेश्चन ऑन वेव, सो चलो अच्छी बात है, वेव का क्वेश्चन आ गया हमें। एक आधे दिन, जैसे कोई एक दिन हम यूं करेंगे कि मुझे ईएम वेव के क्वेश्चंस और जनरल वेव के क्वेश्चन, वन डे वी विल कीप अ क्लास फॉर ईएम वेव्स एंड वेव्स इन जनरल, इन दो के ऊपर क्लास रखेंगे, ठीक है? तो जस्ट रिमाइंड मी, प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास हम ईयरली की नहीं करेंगे, हम एक वेव और ईएम वेव के टॉपिकल की क्लास, सही? मुझे ईएम वेव्स के जो कभी कभार थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस कराना है, और वेव्स के जनरल क्वेश्चंस करने टॉपिकल। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेव्स टॉपिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टॉपिकल पास। मेरा इंडक्शन काफी दफा करवा लिया जालिया, और अब ये वर्कशॉप में होगा, अब ये वर्कशॉप में होगा। जालिया, इंडक्शन करा करा के मैं थक गया हूँ। मैंने बैच में ही 2 दफा पढ़ा है, पीसीएचएस पे 2 दफा, क्लिफ्टन पे 2 दफा, और स्कूल में अलग। तो मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं बस लास्ट टाइम कराऊंगा वर्कशॉप, ठीक है? और जो है, और क्या कराऊंगा उसका मैं बता चुका हूँ। अच्छा, वर्कशॉप में एक डे ऐड हो रहा है, बाय द वे आई एम फीलिंग द नीड टू ऐड अनदर डे, बाद में, अभी तो नहीं, प्रॉब्ली ईद के बाद एक दिन ऐड करूँ। एक सेकंड, मुझे डिस्चार्ज हो। यार ये एयरपॉड्स कितने चलते हैं आप लोगों के, बाय द वे कितनी देर चलते हैं? मेरे तो ये 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। एनी आइडिया? अगर ये सही चार्ज 7 आवर्स, भाई ये पुराने वाले। यस यस, रियल है राफे, यार क्या हो गया? लेकिन पता है बहुत बुरी अच्छा मैं इसको चार्ज, लेकिन वो केस में भी चार्ज हो जाते हैं ना? यार बहुत बुरी टाइमिंग से, 2 क्लासेस भी नहीं हो पाती हैं। चलो यार, यार हर कुछ भी सोचो ना, कोई भी प्रॉब्लम सोचो, खर्चा आ जाता है, फिर सोचते हैं यार चला लो बस। हर हर मसले का हल जो है ना, वो एंड्स अप विथ खर्चा। कभी उसने चल, फेक वाले ज्यादा अच्छे चलते हैं यार। अब मैं भी ये सोच रहा हूँ फेक ही ले लूं, क्योंकि इसका क्या फायदा, इतनी अच्छी कोई बैटरी तो नहीं है। एनीवेज, मैं लेके इंशाल्लाह जब थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे ना, कमेटी डालता हूँ एक। फेक भी 5 घंटे चल रहा है, चलो भाई बेस्ट है, वो ही लूंगा मैं इंशाल्लाह। वो प्रो वाले भी मिलेंगे ना, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, डन। वर्कशॉप, अबे वर्कशॉप्स की क्या यार, सारे तो पता चले जाएंगे वो नोट्स में। सही बात बता रहे। चलो, ओके। तो यार अब आ जाए वेव्स के क्वेश्चन को करते हैं। वी हैव 15 मोर मिनट्स, सही, 12 डॉट वी विल एंड द क्लास। ओके भाई, तो वेव्स के क्वेश्चन में वी कैन सी दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, राइट? दिस इज अ, नहीं नहीं हमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और शोज अ वेव ऑन अ रोप, बोथ द वेव्स आर मूविंग इन इन द डायरेक्शन शोन, ओके। अच्छा, इसमें हमें पता है
नहीं राफे, इट्स नॉट लॉन्गिट्यूडनल बेटा। ये इस तरह की वेव शक्ल देख के ही पहचाननी चाहिए, ये ट्रांसवर्स की शक्ल है। सही है। वैसे एक सेकेंड, होल्ड ऑन, क्वेश्चन पढ़ने थे। वेव ऑन अ रोप, इस तरह की जो वेव होती है, अगर अभी रुक जाओ, मुझे फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ने दो। ये जो है ये तो ट्रांसवर्स है, ऊपर वाली 4.1। हाँ हाँ, यू आर राइट। ये 4.1 तो ट्रांसवर्स, आई डिड नॉट रीड द क्वेश्चन। जो नीचे वाली है इसमें वी कैन सी कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस, राइट? सो कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस किस में होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल में होते हैं। सो टॉप वन इज ट्रांसवर्स and the bottom one in which we can see compressions, regions where particles are closer together and regions where particles are further away, and then regions where particles are closer, that's a longitudinal wave. ठीक है? Okay. So the figure shows a wave on a rope and wave on a spring. So this is rope and this is spring. मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है? Okay. Both waves are moving in, दोनों right पे move कर रहे हैं. State the name of each type of the wave shown. तो भाई कौन कौन सी waves हैं? So बहुत आसान, ये है transverse and ये है longitudinal wave. Okay. Figure on figure 4.1, draw a wave in which has a smaller frequency than the wave shown. On figure 4.1 पे क्या करो? ड्रॉ करो एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि ज्यादा लॉन्ग वेव लेंथ हो, राइट? कम फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स हो, यानी कम नंबर ऑफ क्रेस्ट्स हो, कम नंबर ऑफ ट्रफ्स हो। तो कैसे ड्रॉ करेंगे जिसका हमें फ्रीक्वेंसी कम करना है? तो भाई आपको लार्जर वेवलेंथ बनानी है, सही। सो लेट्स से एक क्रेस्ट यहाँ पर है और अगला क्रेस्ट में यहाँ होने के बजाय क्या करता हूँ, मैं इस तरह बना लेता हूँ। तो देखने को समथिंग लाइक दिस, ठीक है? थोड़ा सा इसको कोशिश करना स्मूथ हो, बाकी इट्स करेक्ट। एम्पलीट्यूड वगैरह बढ़ाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कम करना, शो करना है। तो वेवलेंथ, अब मैंने देखो यहाँ पे कितनी वेव्स बनाई हैं, कुछ नॉट इवन 2 वेव्स। पहले कितनी वेव्स बनी हुई थी नोटिस करो, 1, 2, 3 एंड 3.5। सही। अब हमने कितनी बनानी है? 1 और 2, 2 वेव्स बनाएंगे तो ठीक। फ्रॉम दिस ट्रफ, पहले कितनी थी? दिस ट्रफ टू दिस ट्रफ, 1, 2, 3, 4, पहले 4 बनी हुई थी। अब हमने कितनी बना ली? हमने बना ली यहाँ से यहाँ तक 1 और 2, तो हमने हाफ कर दिए फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर कह रहा है डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एक्स ऑन द स्प्रिंग एज द वेव पासिस। कह रहा है एक्स की मूवमेंट बताओ क्या है। तो एक्स कैसी वेव है भाई? ये कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की डायरेक्शन यूं है तो इसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे वाइब्रेट पैरेलल, रिमेंबर द वर्ड। इसमें पैरेलल होता है और इसमें पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट करते हैं? परपेंडिकुलर टू वेव मोशन, रिमेंबर। तो अगर इसमें पार्टिकल एक्स होता है, ये कैसे जाता? डाउन एंड देन अप एंड देन डाउन। ये वाला पार्टिकल अब नीचे जाएगा, ये पार्टिकल की बारी है ऊपर जाने की, इसकी नीचे जाएगा। यहाँ पे कैसी बारी है? तो भाई ये कैसे वाइब्रेट कर रहा होगा? ये फॉरवर्ड्स एंड राइट एंड लेफ्ट, फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव। सो इसका हम मूवमेंट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? वी विल से इट वाइब्रेट्स फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स which is parallel, ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी parallel to direction of wave। और क्या बोल सकते थे इसको? parallel to the direction of wave motion या parallel to the direction of propagation of energy, energy transfer, energy propagation, all these words, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट। ओके, उसके बाद है, अब हमें यहाँ पे कुछ ये आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई भी हैं, उसको करेक्ट करना। अच्छा जी, सर कैन वी राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंस्टेड ऑफ ट्रांसवर्स? नो, वी कैन नॉट, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स। तो ही इज आस्किंग अबाउट बिग कैटेगरी। ये किसने बोला ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? ट्रांस, अब फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव भी एक ट्रांसवर्स वेव है। रोप के अंदर जो वेव होती है, काफी, ये रोप है ना, तो रोप के अंदर जो वेव होती है इट्स नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
So all transverse wave are not electromagnetic waves, but all electromagnetic waves are transverse. Okay, 90 degrees to the direction of wave is that transverse wave. ठीक है, हमें इसके बारे में बहुत बताना था, तो that's 0 degrees or parallel. Okay, moving on. So the last part of this is table shows some sentences that a student writes about waves. His teacher places a ring around each mistake. Write down a suitable correction for each mistake. One has been done for you. इसमें क्या लिखा था? Sound travels at 3 exponent 8. Correction क्या है? Sound travels at 330, not 308, बल्कि 330, 340 ये correction. ठीक है? ये speed by the way किसकी होती है? Light. है ना, लाइट की, या EM waves you can say in general. EM waves which includes light travel at this speed. तो अगर वो इसको सर्कल करता तो क्या आंसर लिखता? लाइट लिखता या EM वेव लिखता. ठीक है, इसको सर्कल किया तो स्पीड को करेक्ट किया. ओके. साउंड विद अ हायर पिच. रिमेंबर पिच का ताल्लुक किससे होता है? पिच का ताल्लुक होता है फ्रीक्वेंसी से, और एम्पलीट्यूड का ताल्लुक होता है लाउडनेस से, और शेप ऑफ द वेव का ताल्लुक होता है क्वालिटी या टिम्बर. ठीक है, याद है ये वाले पॉइंट्स रटने थे सर. ओके. सो साउंड विद अ हायर फ्रीक्वेंसी हैज अ हायर एम्पलीट्यूड. नो, इट हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी. तो पिच का ताल्लुक होता है फ्रीक्वेंसी से. एक्सरेज आर यूज फॉर प्री नेटल स्कैनिंग. प्री नेटल स्कैनिंग में कौन यूज होता था? याद है, व्हेन अ बेबी इज अबाउट टू बी बोर्न, तो उसकी पिक्चर बनाने के लिए एक्सरे क्या होता है? हार्मफुल होता है. तो एक्सरे नहीं यूज करते, बल्कि क्या यूज करते हैं? Ultrasound. Correct, because it's safer than X-ray. In the electromagnetic spectrum, microwaves at highest frequency. क्या highest frequency microwave की होती है? Highest frequency किसकी होती है? So अगर आपको याद हो exactly जो spectrum था, Raju's Mamu is visiting Uncle Xavier's garden or Zishan's gardens. So उसमें highest frequency है gamma. इसकी frequency highest है और wavelength shortest. So highest frequency is gamma. Gamma rays. All right. Okay. So we still have 8 minutes. Let's do this lenses ka question. जी yes sir. Asin has another interpretation. Ultrasound की जगह ultraviolet. No 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 no. Ultraviolet नहीं लिख सकते. आप किसके लिए बोल रहे हो अल्ट्रासाउंड? किसके लिए बोल रहे हो? yes sir. ये second option. Prenatal scanning में. अच्छा, अल्ट्रासाउंड, ये जो साउंड होता है ना, अल्ट्रासाउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव जस्ट लाइक साउंड. साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल है, अल्ट्रासाउंड इज जस्ट हायर फ्रीक्वेंसी. अल्ट्रासाउंड होती है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफ यू रिमेंबर, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, which humans cannot hear. Human beings cannot hear. But we use this for echoes. हम इससे echo create करके पिक्चर बना सकते हैं इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स की. ओके ग्रेट. तो ये अच्छा, इसको अक्सर लोग है ना, जैसे आपने अभी अल्ट्रावायलेट से इसको कंफ्यूज किया, बहुत लोग करते हैं. एक क्वेश्चन आप लोग मेरे P2s में जाके आपको मिलेगा, वो ये कि उसने ना एक स्पेक्ट्रम लिखा था एक बच्चे ने, और लिखा हुआ था, क्वेश्चन था रॉन्ग स्पेक्ट्रम है, बताओ इसमें क्या मिस्टेक्स है. तो पता है उसमें ये जो यू था उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था अल्ट्रा साउंड. अब किसी की नजर नहीं पड़ी, अल्ट्रा के आगे साउंड लिखा हुआ है, तो EM वेव में क्या होना चाहिए? अल्ट्रा वायलेट. तो हमें उसको यहाँ, हमें यहाँ सर्कल करना था और मसले का बताना था. ये अल्ट्रासाउंड इज नॉट एन EM वेव, अल्ट्रा वायलेट इज एन EM वेव, अल्ट्रासाउंड इज अ बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव. सही है. ओके. सो लेट्स क्विकली डू दिस क्वेश्चन. आई होप यू रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज दिस. कॉन्वेक्स और कॉनकेव? करेक्ट, इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस. नाउ इट शोज अ रे डायग्राम. ओके, ये कोई मैग्नीफाइंग, याद है मैंने बोला था कुछ केसेस मेमोराइज करने, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास का पढ़ लो समझ आ जाना चाहिए. इट्स द लास्ट केस इन विच, मुझे देखो इतना अच्छा रटा हुआ है क्योंकि 3 केसेस मैंने कहा था बहुत अच्छी तरह मेमोराइज हुए हुए होने चाहिए. यस, इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस. कौन से 3 केसेस? यस, केस 6 या लास्ट केस. उसमें क्या होता है?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट। इमेज कहाँ होता है? ऑन द सेम, इमेज होता है ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड होता है इमेज, राइट। और प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? अपराइट, मैग्निफाइड, आपको ये सब मेमोराइज हुआ होना चाहिए। अपराइट, मैग्निफाइड एंड वर्चुअल, बिकॉज upright is always virtual. I told UV, remember? And IR, inverted is real IR. Upright is virtual UV. Okay, now state the name of the type of lens. Answer is convex. इसका alternate नाम जो accepted होगा वो क्या है? किसको पता है? और क्या बोल सकते थे convex की जगह? Exactly. Converge. Exactly. Converging. Okay. Describe what happens to the ray of light R. बताओ R को क्या हो रहा है? भाई रे ऑफ लाइट R को क्या हो रहा है जब वो लेंस में एंटर होती है? तो लेंस कौन से फिनोमेना पे वर्क करता है? लेंसेज इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ विच चैप्टर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. In refraction of light, we study when light enters from one to another medium, it bends, it refracts. है ना? तो what happens to light at R? It basically, what happens? It refracts, which means that it bends. और ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बात है, अगर याद नहीं हो तो मत लिखना जो मैं बात लिख रहा हूँ। अगर इफ यू आर नॉट श्योर डू नॉट राइट। मैंने लिख रहा हूँ इट बेंड्स, डेंस मीडियम में कहाँ बेंड करता है? टूवर्ड्स द नॉर्थ। और क्या लिख सकते हैं? और क्या होता है एट आर? लाइट स्लोज डाउन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लीव करेगा तो क्या होगा? अगर लीव करेगा तो क्या होगा? ये कितने मार्क है? तो इसको बोलेंगे अगेन इट रिफ्रैक्ट्स अगेन, या इट बेंड्स अवे। अब लिख लें भाई, इसका मतलब अगर ये 2 मार्क का है तो फिर बताना चाहिए फिर हम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्पीड्स अप। यहाँ पे लिख लें एंड स्लोज डाउन, पूरा लिख लें फिर यार, जब सही से पढ़ा है तो अच्छी बात है, वरना मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, using all 3 rays from O, complete the figure. चलें, we have 2 minutes left. I think we will be done with this question very quickly. 3 रेस बनाओ, तीनों की प्रॉपर्टीज याद है। पैरेलल वाली कहाँ से? अच्छा ये देखो, इन्होंने एक्चुअल शो किया है, रिमेंबर? हम लोग कहाँ से बेंडिंग शो करते थे? सेंटर से। मैंने आपको बताया था दैट वाज डन ओनली टू सिंप्लीफाई थिंग्स, ओनली टू टू सिंप्लिसिटी, लेकिन इन्होंने यहाँ से करके दिखाया, कोई मसला नहीं। अब हमें क्या करना है? हमें इमेज लोकेट करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये वाली तो स्ट्रेट अवे चली गई, जहाँ पे रेस मीट करते हैं वहां इमेज होता है, राइट। तो ये कौन सी रे है? ये वो रे है जो कि पैरेलल गई है। तो जो रे पैरेलल होती है वो कहाँ से गुजरती है? उसको पीछे एक्सटेंड करो, वो एफ से गुजरती हुई गई होगी, ये देखो, राइट। इसको एक्सटेंड करो, ये एफ से गुजरती हुई जाएगी। और तीसरी रे कौन सी है भाई? वो ये है। तो करना क्या है? उस क्वेश्चन में मांगा गया, तो इमेज कहाँ है? इमेज तो मार्क्ड है। अच्छा, इमेज लोकेट करना है हमें, है ना? तो इमेज कहाँ लोकेट होगा? ये देखो, इमेज कहाँ लोकेट होगा, इसको हम एक्सटेंड करते हैं। सो यार, एक रे तो ये हो गई, दूसरी रे जो कि पैरेलल गई थी एफ से पास की, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दे, रिमेंबर, बैकवर्ड एक्सटेंड। जहां ये दोनों रेज मीट करेंगी, जहां ये दोनों रेज मीट करेंगी वहां क्या बनता है? इमेज। ये देखो, ये पैरेलल वाली रे एफ से गुजरती थी, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते थे, कहाँ मीट करती थी? टॉप ऑफ द इमेज। ये रे डायग्राम हम कहाँ पे कर रहे हैं? हम वर्कशॉप में वापस से कर रहे हैं, लेंसेज के टॉपिक में। सो वहां पे अगर थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो वील कम बैक टू दिस, ठीक है। लेकिन अगर जिसको याद है वो सुन लो। हम इस एक्सटेंडेड रे को, इसको रे को एक्सटेंड करते थे, जहाँ एक्सटेंडेड रेज मीट करती थी वो इमेज होता था। इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड करो, ये भी यहीं मीट करेगी, तीनों रेज यहीं मीट करेंगी, ऑल शुड मीट ओवर।
जहां मीट कर रही है वहां कैसा इमेज होना चाहिए, अपराइट इमेज होना चाहिए और मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे क्या आंसर है भाई, यहाँ पे आंसर है अपराइट। इसको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, अपराइट एंड वर्चुअल। ठीक है, सो दैट्स इट। एग्जैक्ट 12 हो रहे हैं एंड वी हैव टू एंड द क्लास। इसके बारे में यू शुड हैव नोन अ लिटिल बिट कि यार अगर हमें ऑब्जेक्ट गिवन हो और इमेज लोकेट करना हो तो क्या करते थे, पैरेलल रे एफ से गुजरती थी, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करो। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करो, जहां ये रेज मीट करती थी वो इमेज होता था। और तीसरी रे भी बेसिकली अगर टॉप से निकली है अल्टीमेटली कहाँ जाके मीट करेगी, इमेज के टॉप, इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड। ठीक है, चलो दैट्स इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं अब जरा क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ करके।